हेलो बच्चों, वेलकम टू ट्रेंडिंग ट्यूटर। स्वागत है आपका एक बार फिर से ट्रेंडिंग ट्यूटर पे। और चलिए, क्लास 10th का आज हम कर रहे हैं एसिड बेस एंड सॉल्ट। और ये कोई डिटेल लेक्चर नहीं है, इसमें हम आपके कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करेंगे थ्रू माइंड मैप्स। मीन्स आपको मैं दिखाता हूँ, कुछ ऐसे स्लाइड्स होंगी जिसमें आज हम एसिड्स को कवर करने वाले हैं। और आपको ऐसी स्लाइड मिल जाएगी, मीन्स एसिड के सारे पॉइंट्स आपके लिए माइंड मैप्स में तैयार करके लेके आया हूँ, जिसके लिए आपको कोई कॉपी पेन उठाने की ज़रूरत नहीं है। सारी की सारी ये स्लाइड्स आपको एज इट इज़ मिलेंगी। डाउनलोड लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। ये आपके बोर्ड्स में एंड में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगी। आपका आधे घंटे में पूरा का पूरा चैप्टर क्या हो जाएगा, रिवाइज हो जाएगा। और फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इन पे कुछ ओवरराइट भी करता हूँ समझाने के लिए, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे कुछ लिख देता हूँ तो मैं उसको क्लियर करके दूंगा, ठीक है, ताकि ये स्लाइड्स आप ब्यूटीफुली अपने बोर्ड्स में यूज़ कर सको और आपका टाइम भी कम लगे, आप रिवीजन ज़्यादा कर सको। सिमिलरली हर एक चैप्टर की मैं ऐसे आपको प्रोवाइड करूँगा, तो आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट इस पीडीएफ को जो मैं दूंगा उसको डाउनलोड करो, उसको सेव करो अपने पास, ठीक है, और इसी से क्या कर लो, अपने पूरे चैप्टर रिवाइज कर लो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एसिड्स के बारे में। तो एसिड्स, देखो एसिड क्या होते हैं। एसिड्स का जनरली टेस्ट क्या होता है, वो खट्टे होते हैं। एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। एसिड टेस्ट सोर, बट ज़्यादा एसिड होते हैं खट्टे। लेकिन कुछ एसिड्स ऐसे भी होते हैं जो बिटर भी होते हैं। फॉर एग्जांपल आपको कॉफ़ी का टेस्ट आपको कैसा मिलता है, बिटर होता है। बट कॉफ़ी कैसी है, एसिडिक होती है नेचर में। तो ध्यान रखना, हम जर्नली वर्ड यूज़ करते हैं। जर्नली का मतलब 99.9% हो सकता है कि सारे एसिड्स क्या हों, खट्टे होते हों। बट कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें आपको बिटरनेस होगी और फिर भी वो किस कैटेगरी में आएगा, एसिड की कैटेगरी में आएगा। अब आप मेरे को कमेंट में ये बताओ कि कॉफ़ी के अंदर कौन सा एसिड होता है, ठीक है, कॉफ़ी के अंदर कौन सा एसिड होता है। सेकंड, अगर हम बात करें एसिड्स क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं नेचर में। कोरोसिव होने का मतलब कि अगर आप एसिड्स आपकी स्किन पे गिर जाएं तो वो एक बर्निंग कोज कर सकते हैं, आपकी स्किन को जला सकते हैं। दैट इज़ द मीनिंग ऑफ कोरोसिव। तो एसिड्स को कभी टच नहीं करना चाहिए या कभी टेस्ट नहीं करना चाहिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 2 कंटेनर हैं और उसमें आपको बताना है कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है, तो कभी भी आप एसिड को टच या टेस्ट नहीं करोगे। मीन्स आपको नहीं पता उसमें क्या है, एसिड है या बेस है। चाहे एसिड हो चाहे बेस हो, आप कभी भी टेस्ट नहीं करोगे, आप कभी भी टच नहीं करोगे। बिकॉज एसिड भी क्या होते हैं, कोरोसिव होते हैं, और बेस भी कोरोसिव होते हैं। तो आपकी स्किन को एक बर्निंग सेंसेशन, तो आपकी स्किन को वो जला सकते हैं। तो कभी भी इट इज़ नॉट एडवाइजेबल टू टेस्ट और टच एनी एसिड। तो क्वेश्चन आपको लिखा हुआ है कि यहाँ पे टच नहीं करना कभी भी और टेस्ट नहीं करना है। तो हम कैसे पहचानेंगे कि कौन एसिड है कौन बेस है? इसके लिए यूज़ किए जाते हैं इंडिकेटर्स। इसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स का इस्तेमाल करके हम किसी चीज़ को पहचान सकते हैं कि वो एसिड है या बेस है। अब इंडिकेटर क्या होता है, इंडिकेटर एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो एसिड या बेस की प्रेजेंस में या तो अपने कलर में चेंज शो करेगा या अपनी स्मेल में, ठीक है। ऑर्डर का मतलब क्या है यहाँ पे, स्मेल। उसकी फ्रेगनेंस जो है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, उसमें कुछ ना कुछ चेंज आएगा। तो ऐसे सब्सटेंसेस को हम कहते हैं इंडिकेटर। तो हमारे पास यहाँ पे 2 तरह के इंडिकेटर हो गए। एक ऐसे इंडिकेटर जो अपने कलर में चेंज शो करेंगे, एक ऐसे इंडिकेटर जो अपने स्मेल में चेंज शो करेंगे, मींस ऑर्डर में चेंज शो करेंगे। तो उन्हीं बेसिस पे मैं आपके लिए लिस्ट लेके आया हूँ। ये हमारे ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हैं। ओल्फैक्टरी मीन्स जो ऑर्डर में चेंज शो करेंगे। अब ये कौन कौन से हैं, फर्स्ट है अनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप। अगर आप इसको एसिड में डालते हो, देखो अभी हम एसिड के बारे में बात कर रहे हैं तो मैं सिर्फ एसिड का कॉलम लेके आया हूँ कि एसिड में इसमें क्या होता है। अनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप है, अगर आप उसको एसिड में डालते हो तो उसकी स्मेल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अगर आप बेस में डालोगे तो इसकी स्मेल ख़त्म हो जाएगी, आपको पता होगा ये चीज़। तो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं, अगर आपने अनियन ऑर्डर्ड क्लॉथ स्ट्रिप ली या कोई भी ओल्फैक्टरी इंडिकेटर लिया, एसिड में उसकी स्मेल में कोई चेंज नहीं आएगा, जबकि बेस में उसकी स्मेल क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है। जब हम बेस पढ़ेंगे उसमें हम लिखेंगे। तो ओल्फैक्टरी इंडिकेटर्स हो गए। सिमिलरली ये इंडिकेटर्स हैं, ये अपना किस में शो करेंगे, ये कलर के बेसिस पे हैं। जैसे आपका लिटमस हो गया। लिटमस न्यूट्रल सॉल्यूशन में कैसे कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। अगर आप इसको एसिड में डालते हो, एसिड की प्रेजेंस में ये कौन सा कलर शो करता है, रेड। मीन्स एक पर्पल कलर से किस कलर में आ गया, रेड कलर में आ गया। तो कलर में चेंज आया है, ठीक है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, इंडिकेटर कहते हैं। सिमिलरली हल्दी होती है आपकी टर्मरिक, येलो कलर की होती है, बट एसिड में ये येलो रहेगी, बेस में आपको पता है इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो कलर
के डिफरेंसेस से, कलर में चेंज आने से हम पता कर सकते हैं कि कोई चीज़ एसिड है या नहीं है। तो इंडिकेटर्स का इस्तेमाल ऐसे होता है, ये आपके इंडिकेटर्स की लिस्ट है, ठीक है, इसको आप याद रखना। लिटमस हो गया, टर्मरिक, रेड कैबेज, हाइड्रेंजिया फ्लावर, ये जो सारे इंडिकेटर्स हैं ये नेचुरल इंडिकेटर हैं। मिथाइल ऑरेंज, फिनोफ्थलीन, ये क्या है, आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स होते हैं। तो आपसे ये भी पूछा जाएगा, फॉर एग्जांपल अब इसमें क्वेश्चन कैसे आएगा, इन्हीं में से 4 नाम लिख देंगे आपको ऑप्शंस में और पूछेंगे विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ नेचुरल इंडिकेटर और आर्टिफिशियल इंडिकेटर। तो आपको क्वेश्चन भी इस बेसिस पे बनते हैं। तो आई होप आपको ये लिस्ट क्लियर होगी। जैसे मिथाइल ऑरेंज है, न्यूट्रल सॉल्यूशन में इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज होता है। एसिड में कैसा कलर होता है, रेड कलर का ये हो जाएगा। तो आपसे न्यूट्रल, अब देखो कुछ बच्चे याद ऐसे रखते हैं कि हाँ मिथाइल ऑरेंज रेड कलर का दिखाई देगा हमें एसिड में, भैया इसके न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कलर होते हैं ये भी आपको पता होने चाहिए, तभी आप चेंज आइडेंटिफाई कर पाओगे। और इस पे क्वेश्चन भी आएगा कि लिटमस न्यूट्रल सॉल्यूशन में किस कलर का होता है, पर्पल कलर का होता है। मिथाइल ऑरेंज किस कलर का होता है न्यूट्रल में, ऑरेंज कलर का होता है। फिनोफ्थलीन कलरलेस होता है, ठीक है। तो ये आपकी लिस्ट है इंडिकेटर्स, उनके न्यूट्रल सॉल्यूशन में क्या कलर होते हैं और एसिड में आप इनको डालोगे तो ये कैसा चेंज शो करेंगे। अब हम बात करते हैं एसिड की क्लासिफिकेशन। एसिड को 2 तरह से क्लासीफाई किया गया है, ऑर्गेनिक एसिड एंड इनऑर्गेनिक एसिड। इनऑर्गेनिक एसिड्स को आप मिनरल एसिड्स भी बोलते हैं। जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं उनका सोर्स क्या होता है, ये तो आपको या तो प्लांट से मिलेंगे या एनिमल सोर्स होगा इनका। और जो मिनरल एसिड होते हैं, नाम से ही पता चल रहा है, रॉक्स या मिनरल से, मीन्स अर्थ की क्रस्ट, आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा अर्थ क्रस्ट, आपको ये वहाँ से मिलेंगे, ठीक है, इनका सोर्स वो होगा। तो अब ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक में डिफरेंस पता चल गया, सोर्सेज का डिफरेंस क्या होता है। और सिमिलरली ऑर्गेनिक की सबसे बड़ी कंडीशन होती है, ऑर्गेनिक में आपको कार्बन और हाइड्रोजन मिलेंगे। कोई भी ऑर्गेनिक एसिड होगा उसमें आपको कार्बन और हाइड्रोजन तो मिलेंगे ही मिलेंगे। साथ ही साथ अब कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि जिसको दिखता है कार्बन और हाइड्रोजन है तो वो तो ऑर्गेनिक एसिड है, नहीं ऐसा भी नहीं होता। दोनों कंडीशन, जहाँ पे ये कंडीशन लिखी हुई है, ये दोनों कंडीशन फर्स्ट और सेकंड, अगर दोनों फुलफिल हो रही हैं तभी हम उसको एक ऑर्गेनिक एसिड बोलेंगे। अगर इन दोनों में से एक भी फुलफिल नहीं होती तब हम उसको ऑर्गेनिक एसिड नहीं बोलेंगे। अब सेकंड कंडीशन क्या है कि उनके अंदर जो कार्बन हाइड्रोजन प्रेजेंट है उनमें एटलीस्ट एक कार्बन हाइड्रोजन तो बॉन्ड होना ही चाहिए। मीन्स अगर कार्बन भी प्रेजेंट है, हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है और उनके अंदर कोई बॉन्ड ही नहीं बन रहा, आपस में वो कनेक्टेड नहीं है, आपस में वो लिंक नहीं है, ठीक है, आपस में उन्होंने कोई बॉन्ड नहीं बनाया, तब उस एसिड को आप ऑर्गेनिक नहीं बोल सकते। आपने इसमें एग्जाम्पल पढ़ा भी होगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड का अगर हम फॉर्मूला देखें तो क्या होता है, H2CO3, ये आपका कार्बोनिक एसिड होता है। इसमें हाइड्रोजन भी है, दो हाइड्रोजन है भैया, और एक कार्बन भी है। मतलब पहली कंडीशन तो मेरी फुलफिल हो रही है, कार्बन भी होना चाहिए और हाइड्रोजन भी होना चाहिए। अब अगर आपको इतना ही पता है तो आप इस एसिड को भी क्या बोलोगे, ऑर्गेनिक एसिड बोलोगे। बट ये कौन सी लिस्ट में लिखा हुआ है, ये इनऑर्गेनिक की लिस्ट में लिखा हुआ है। क्यों, क्योंकि इसमें ना सेकंड कंडीशन फुलफिल नहीं होती। जब हम डिटेल लेक्चर में बात करेंगे तो हम आपको बताएंगे कि इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, हालांकि आपने पढ़ा भी होगा। तो दोनों कंडीशन क्या होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए कि एक तो कार्बन और हाइड्रोजन तो होना ही होना चाहिए और कार्बन हाइड्रोजन के बीच में एक CH बॉन्ड भी, कम से कम एक CH बॉन्ड तो होना चाहिए, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो ये आपकी लिस्ट है कि कौन कौन से सब्सटेंसेस में कौन कौन से एसिड्स मिलते हैं। इस पे भी आपका डायरेक्ट 1 नंबर का क्वेश्चन बनता है कि विनेगर में कौन सा एसिड होता है, कर्ड में कौन सा एसिड होता है, एप्पल में कौन सा एसिड होता है। तो सिट्रस फ्रूट, खट्टे फ्रूट जो होते हैं आपके, उनमें सारे का सारा क्या होता है, सिट्रस एसिड होता है या एस्कॉर्बिक एसिड भी होता है, आप विटामिन C भी बोलते हो, ठीक है। तो वो एक ही चीज़ है, विटामिन C क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड ही होता है। इमली की बात करें टार्टरिक एसिड होता है, विनेगर सिरके की बात करें उसमें एसिटिक एसिड होता है, दही में लैक्टिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है, टमाटर में ऑक्सैलिक एसिड होता है, ठीक है। आंवला एस्कॉर्बिक एसिड, आपको पता है आंवला इज़ द बेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन C। तो ये वही लिखा हुआ है, विटामिन C क्या होता है, एस्कॉर्बिक एसिड होता है। तो ये लिस्ट आपको एंड में बहुत ज़रूर याद रखना है। तो ये पूरी की पूरी स्लाइड आपको समझा भी दी और इसको क्लियर कर दिया है। आपको ऐसी ही स्लाइड्स मिल जाएगी, आप इसको डाउनलोड करो। आपको नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सारे नोट्स मैं प्रोवाइड करूँगा और उनको बड़े ही अच्छे से आपके माइंड मैप की फॉर्म में, ताकि आपको रिवीजन करने में हेल्प मिले। नेक्स्ट हम चलते हैं यूजेस ऑफ एसिड। तो यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, कुछ इंपॉर्टेंट एसिड्स हैं जिनके मैं यूजेस लिख के आया हूँ। जैसे पहला है सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड को किंग ऑफ एसिड्स कहा जाता है। किंग ऑफ एसिड्स इसको किस लिए कहा जाता है, देखो ज़्यादातर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला एसिड आपका सल्फ्यूरिक एसिड है। डे टू डे लाइफ में या इंडस्ट्रियल पर्पज़ में आपको कोई प्रोडक्शन करनी है, क्लीनिंग करनी है, ठीक है,
तो उसमें सबसे ज़्यादा जो एसिड यूज़ होता है वो सल्फ्यूरिक एसिड यूज़ होता है, इसीलिए इसे किंग ऑफ एसिड्स बोलते हैं। ऑयल ऑफ विट्रियोल भी इसी को बोला जाता है। और आपकी कार की जो बैटरीज होती हैं उनमें भी कौन सा एसिड होता है, सल्फ्यूरिक एसिड होता है। तो ये 3 इसके यूजेस हैं, इनको बड़े अच्छे से ध्यान रखना। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl, फॉर्मूला भी देखो आपके सामने है, फॉर्मूला भी मत भूल जाना, कई बच्चे तो फॉर्मूला ही भूल जाते हैं और वो फॉर्मूले पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल एसिटिक एसिड का क्या फॉर्मूला होता है, तो आप मेरे को कमेंट में लिख के बताओ कि एसिडिक एसिड का क्या फॉर्मूला है, आपको याद है या नहीं है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड एक्वारेजिया बनाने में यूज़ किया जाता है। अब एक्वारेजिया क्या होता है मैं लिख के लेके आया हूँ, चलते हैं उस पर भी। एक्वारेजिया बनाने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। टेबल सोल्ट को प्योरीफाई करने के लिए, टेबल सोल्ट क्या होता है, जल्दी से कमेंट में लिखो टेबल सोल्ट क्या होता है। उसको प्योरीफिकेशन में हम किसका यूज़ करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का यूज़ किया जाता है। हमारे पेट में, बायो में आपने पढ़ा है कि हमारे पेट में क्या होता है, गैस्ट्रिक जूस होता है, गैस्ट्रिक जूस के अंदर भी क्या होता है, HCl होता है। अच्छा, इसका भी पर्पज़ लिख दो कि हमारे अंदर जो पेट में HCl पड़ा हुआ है, ठीक है, वो क्या काम कर रहा है। और अभी हमने फर्स्ट स्लाइड में ये देखा कि एसिड्स आर कोरोसिव इन नेचर। एसिड, हमने बात की कि एसिड हमारी स्किन को क्या कर देते हैं, जला भी सकते हैं, बट ये तो हमारे पेट में है, स्टमक में है, तो फिर हमारे स्टमक में क्यों ये हमारे स्टमक को क्यों नहीं जला रहा, ठीक है, हमारे स्टमक में ये कैसे सेफ पड़ा हुआ है। तो इन सब चीज़ों का आंसर आप मेरे को कमेंट में लिखो। नेक्स्ट है नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड का यूज़ किया जाता है, आपका नाइट्रिक एसिड भी एक्वारेजिया बनाने में यूज़ किया जाता है, और नाइट्रिक एसिड मेनली एक्सप्लोजिव्स में यूज़ किया जाता है, ठीक है, फर्टिलाइजर्स में यूज़ किया जाता है। अभी आपने न्यूज़ भी सुनी होगी कि बिहार में कुछ बच्चों ने यूट्यूब से देख के बम बना लिया था। तो ऐसे ही है, बहुत सी चीज़ें, क्रिएटिव बच्चे बहुत हैं हमारे यहाँ पे। तो नाइट्रिक एसिड का यूज़ एक्सप्लोसिव में किया जाता है, और आप इसका यूज़ एक्सप्लोसिव बनाने में नहीं करेंगे, हालांकि आपको मिलेगा भी नहीं है इतना ईजीली। तो नेक्स्ट है कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड H2CO3, ठीक है। सॉफ्ट ड्रिंक्स में जितनी भी बबली ड्रिंक्स होती हैं जिसमें बबल फॉर्म हो रहे हैं ना, आप कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक ले रहे हो जिसमें बबल्स फॉर्म हो रहे हैं, उसमें आपको क्या दिखेगा, कार्बोनिक एसिड दिखेगा ही दिखेगा। अच्छा, मेरे को ये बताओ सॉफ्ट ड्रिंक्स में कौन सी गैस होती है, ठीक है, सॉफ्ट ड्रिंक में कौन सी गैस प्रेजेंट होती है ये बताओ। जैसे आपने पढ़ा है चिप्स के पैकेट्स जो होते हैं वो फ्लफ़ी होते हैं, उनके अंदर ना हवा होती है। जनरली आप कहते हो लेज़ का 10 रुपये का पैकेट लिया और चिप्स तो उसमें से 10 भी नहीं निकलते, आधी से ज़्यादा तो उसमें क्या होती है, हवा होती है। एक्चुअली वो हवा नहीं होती, वो कौन सी गैस होती है वो भी मेरे को कमेंट में बताओ, और सॉफ्ट ड्रिंक्स के अंदर भी कौन सी गैस होती है वो भी आप कमेंट में ज़रूर बताओ, और इनका मैं रिप्लाई भी ज़रूर देखूँगा, और अगर किसी बच्चे का गलत है तो उसको करेक्ट भी करेंगे, डोंट वरी। तो नाइट्रिक एसिड का यूज़ हो गया हमारा। कार्बोनिक एसिड का सॉफ्ट ड्रिंक में यूज़ किया जाता है। और कभी भी देखो, अगर आप किसी चीज़ की दवाई ले रहे हो और वो ओवरडोज हो जाए, तो आपको पता है किसी की दवाई, ड्रग्स आपने लिए, वो ओवरडोज हो गए तो आपको डेथ भी कर सकते हैं वो। तो वो निकालने के लिए कभी कभी ना हमें वोमिटिंग करानी पड़ती है, मेडिकल पर्पज़ में इसको वोमिटिंग करानी पड़ेगी, और वोमिटिंग कराने के लिए कार्बोनिक एसिड का भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। ओरली कार्बोनिक एसिड को कंज्यूम कराया जाता है ताकि उससे क्या हो जाए, वोमिटिंग हो जाए, और वोमिटिंग के थ्रू जो दवाई की, जो ड्रग की आपने ओवरडोज कर ली है, वो क्या हो जाएगी, बाहर हो जाएगी आपकी बॉडी से। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर है, ये स्लाइड भी आपको क्लियर है, यूजेज ऑफ। चलिए तो नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एसिड पे। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ एसिड की क्या होती हैं। एसिड हमने देखा खट्टे होते हैं। एसिड ब्लू लिटमस को क्या कर देंगे, रेड कर देंगे। एसिड सोल्यूबल होते हैं, वाटर में सोल्यूबल होते हैं। अब वाटर में सोल्यूबल मतलब पानी में वो अच्छे से घुल जाएंगे, और पानी में घुल के वो H+ आयन देते हैं, ये चीज़ आपने पढ़ी है। और H+ आयन देंगे तो वो, अब ये H+ आयन प्लस क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज है, और जहाँ पे चार्ज होगी तो वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे। तो इस पे भी आपने क्वेश्चन पढ़ा होगा कि क्या एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं। हाँ, एक्वस स्टेट में एसिड्स इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो सोल्यूबल होते हैं। पीएच वैल्यू इनकी 7 से कम होती है। अच्छा, पीएच किस साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था, मतलब किस साइंटिस्ट ने ये पीएच का स्केल बनाया था, इसका आप नाम लिखो कमेंट सेक्शन में। नहीं भी पता तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पता होना चाहिए आपके लिए, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछ लिया जाता है। ज़्यादातर एसिड कोरोसिव होते हैं। कोरोसिव का मतलब हम देख चुके हैं भैया, आपकी स्किन को जला सकते हैं ये, एंड कैन मेक होल ऑन द सरफेस। जिस भी सरफेस पे वो गिरें, कुछ एसिड बहुत ज़्यादा कोरोसिव होते हैं, ठीक है। कई बार तो वो सेरामिक को भी क्या कर देते हैं, होल कर देते हैं उनमें। ऑल डाइल्यूट एसिड्स कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। डाइल्यूट मतलब उसमें क्या होगा, पानी मिला होगा,
ठीक है, जैसे इसमें सोल्यूबल में क्या था, पानी मिला था, अब पानी में मिलने में वो क्या होता है, वो H+ आयन रिलीज़ करते हैं। सारे के सारे एसिड जब पानी में मिलते हैं, पानी में डिसोसिएट हो जाते हैं, वो H+ आयन रिलीज़ करेंगे, और ये चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है, और चार्ज जब भी चलेगा इलेक्ट्रिसिटी बनेगी। अच्छा, आपने हो सकता है ये भी चीज़ पढ़ ली हो, आपका जो फिजिक्स का चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी, कि नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन के चलने से क्या बनती है, इलेक्ट्रिसिटी बनती है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, नेगेटिव चार्ज होते हैं, तो नेगेटिव चार्ज जब चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है, नहीं, चार्ज जब चलता है तो इलेक्ट्रिसिटी बनती है। चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है, चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है। जब इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर को कवर करेंगे तो मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा इस चीज़ को। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टीज़ थी। खट्टा होता है, ब्लू लिटमस को रेड कर देंगे, सोल्यूबल होता है, पीएच स्केल 7 से कम होता है, कोरोसिव नेचर होता है, और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। ये आपकी 2 नंबर में आपसे पूछी जाएंगी। नेक्स्ट चलते हैं, अब हम चलते हैं मेन अपना केमिकल प्रॉपर्टीज़ पे। केमिकल प्रॉपर्टीज़, एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो बनाते हैं सोल्ट एंड हाइड्रोजन। ठीक है, तो पहली प्रॉपर्टी हमारी यही है, आपने रिएक्शंस पढ़ी होंगी, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन। हाइड्रोजन गैस इसमें रिलीज होती है। फॉर एग्जांपल जैसे ये रिएक्शन लिखी हुई है, यहाँ पे जिंक क्या है, मेटल है आपका, ठीक है, डी ब्लॉक का मेटल है ये, और यहाँ पे H2SO4 क्या हो गया, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ जैसे ही आपने इसको रिएक्ट कराया तो ये क्या बना, ZnSO4, मेटल का क्या बन गया, सोल्ट, ये क्या है, मेटल सोल्ट, और इसके साथ क्या रिलीज़ हुई, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई। तो आपको मेनली 1 नंबर में तो ये याद रखना है कि मेटल जब भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कौन सी गैस रिलीज़ होती है, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ होती है। कोई भी मेटल हो, बस वो मेटल क्या होना चाहिए, वो हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होना चाहिए, क्योंकि ये जो रिएक्शन होती है ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। चैप्टर नंबर 1 में आपने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी होगी, जिसमें आपने रिएक्टिविटी सीरीज़ के बारे में भी बात की होगी। रिएक्टिविटी सीरीज़ में टॉप टू बॉटम आप जाओगे तो रिएक्टिविटी डिक्रीज होती है। तो जो ऊपर होते हैं वो ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, जो नीचे होते हैं वो कम रिएक्टिव होते हैं, और बीच में एक हमारा हाइड्रोजन भी आता है। तो हाइड्रोजन से ऊपर वाले होंगे वो तो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देंगे, तभी वो क्या कर पाएंगे, हाइड्रोजन गैस रिलीज़ कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक रिएक्शन लिखी हुई है, कॉपर प्लस H2SO4 गिव्स नो रिएक्शन। कॉपर यहाँ पे हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर ही नहीं पाया, इसलिए ये रिएक्शन हुई नहीं। ठीक है, क्योंकि कॉपर आपको भी पता है रिएक्टिविटी सीरीज़ में कॉपर हाइड्रोजन के नीचे आता है। अगर आपको रिएक्टिविटी सीरीज़ याद नहीं है तो इस टाइम तक आप पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो। देखो फ्रैंकली बोलूँ तो पढ़ाई अच्छे से नहीं कर रहे हो। रिएक्टिविटी सीरीज़ अब तक आपको याद हो जानी चाहिए, आपके मिड टर्म एग्जाम्स भी हो चुके होंगे। तो कॉपर हाइड्रोजन को डिस्प्लेस नहीं कर पाया, इसलिए ये रिएक्शन नहीं हुई। रीज़न यहाँ पे लिखा हुआ है, कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन हाइड्रोजन। रिएक्टिव हमें कहाँ से पता चलेगा, रिएक्टिविटी सीरीज से। तो पहली हमारी केमिकल प्रॉपर्टी क्लियर है कि एसिड जब भी मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो कौन सी हाइड्रोजन गैस निकालेंगे, और हाइड्रोजन गैस ये तभी निकलेगी जब वो मेटल क्या होगा, हाइड्रोजन से ज़्यादा रिएक्टिव होगा, क्योंकि ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है। आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट चलते हैं सेकेंड रिएक्शन के ऊपर, एसिड की मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट। मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट को मेटल बाइकार्बोनेट भी बोलते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट। तो जब भी मेटल कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के साथ एसिड रिएक्ट करता है तो उस टाइम पे मेटल का सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और इस बार कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, कौन सी गैस रिलीज होगी, कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बोनेट आयन आपको पता होगा क्या होता है, CO3 2-। तो यहाँ से आप याद रख सकते हो कि कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड आपकी गैस निकलेगी। मेटल कार्बोनेट हो या बाइकार्बोनेट हो। हाइड्रोजन कार्बोनेट क्या होता है, HCO3-। बाइकार्बोनेट आयन HCO3- होता है, कार्बोनेट आयन CO3 2- होता है। तो आई होप ये चीज़ें आपको क्लियर हैं। तो यहाँ पे हमारी कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी। जैसे यहाँ पे रिएक्शन कराई है सोडियम कार्बोनेट की HCl के साथ, ये एसिड हो गया, और ये क्या हो गया, मेटल का कार्बोनेट Na2CO3। तो यहाँ पे मेटल का सोल्ट बनेगा, वाटर बनेगा, और कार्बन डाइऑक्साइड गैस क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी। यहाँ पे भी मेटल बाइकार्बोनेट है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करेगी, मेटल का सोल्ट, वाटर एंड CO2 गैस आपकी रिलीज होगी। आई होप दो ये रिएक्शन आपको क्लियर होंगी कि मेटल जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हाइड्रोजन गैस निकालते हैं, मेटल कार्बोनेट अगर एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकालते हैं, मेटल बाइकार्बोनेट भी एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो भी कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं।
रिएक्शन ऑफ एसिड विद मेटल ऑक्साइड। अब मेटल ऑक्साइड की बात हो गई है यहाँ पे। अगर हम मेटल ऑक्साइड की बात करें तो वहाँ पे देखो कोई गैस नहीं रिलीज़ होगी, क्या होगा, सॉल्ट एंड वाटर रिलीज़ होगा। फॉर एग्जांपल कॉपर ऑक्साइड HCl के साथ जब रिएक्ट करा इसने तो ये क्या बना, CuCl2, कॉपर क्लोराइड, और क्या रिलीज़ हुआ, वाटर। अब यहीं पे एक रिएक्शन ये भी आती है कि जो बेस प्लस एसिड होते हैं, बेस प्लस एसिड से भी हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। बेस प्लस एसिड से भी हमें क्या मिलता है, सॉल्ट प्लस वाटर मिलता है। तो यहाँ पे यही लिखा हुआ है कि ये जो रिएक्शन होती है ये कुछ ना कुछ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की तरह होती है। और अगर हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से इसको कंपेयर करें तो एसिड की जगह एसिड है, सॉल्ट की जगह सॉल्ट है, वाटर की जगह वाटर है। तो यहाँ पे मेटल ऑक्साइड बेस की जगह क्या आ गया, मेटल ऑक्साइड आ गया। तो मतलब यहाँ पे जो मेटल ऑक्साइड हैं, इस एनालॉजी से हम ये लगा सकते हैं कि मेटल ऑक्साइड का नेचर कैसा होता होगा, वो बेसिक होते हैं। मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होते होंगे, बेसिक नेचर के होते होंगे, क्योंकि हमें पता है जब एसिड के साथ एक बेस मिलता है तो हमें सोल्ट और वाटर मिलता है। तो प्रोडक्ट क्या मिलते हैं, सोल्ट और वाटर मिलते हैं। तो यहाँ से मेटल ऑक्साइड किस नेचर के होंगे, बेसिक नेचर के होंगे। तो इस रिएक्शन से हमें क्या पता चलता है, दैट मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। तो आई होप ये रिएक्शन भी आपको क्लियर है। और मेनली यही 3 रिएक्शन थी आपकी इसमें। लास्ट रिएक्शन एसिड प्लस बेस, इसको आप क्या कहते हो, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हो। अभी हमने ये देख भी ली है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अच्छा, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में मेरे को आप ये कमेंट कर दो कि ये एक्सोथर्मिक होती हैं या एंडोथर्मिक होती हैं। एक्सोथर्मिक होती हैं या एंडोथर्मिक होती हैं, चैप्टर नंबर 1 में आपने ये चीज़ पढ़ी भी होगी। तो जल्दी से इसको कमेंट करो, मैं आपके लिए स्लाइड्स क्लियर कर देता हूँ। तो ये थी हमारी कुछ रिएक्शंस एसिड की, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होगी। और लास्ट में अब जैसे यहाँ पे 2 रिएक्शन ऐसी हुई जिसमें एक तो हाइड्रोजन गैस निकल रही है, एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रही है। अब देखो गैस जो भी रिलीज़ होगी, अब उसमें चिट तो लिख के नहीं आएगी कि वो गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है, या उसमें नाम नहीं लिखा आएगा कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है। गैस कैसे दिखाई देगी, या तो उसमें बबल फॉर्म होंगे या फिर आपको एक स्मोक दिखाई देगी। ठीक है, तो अब ना तो बबल पे नाम होगा ना स्मोक पे नाम होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो गैस निकली है वो हाइड्रोजन है या कार्बन डाइऑक्साइड है। तो उसके लिए कुछ टेस्ट किए जाते हैं। हाइड्रोजन का कभी भी अगर आपको पता करना है, ठीक है, तो वो आप कैसे करोगे, उसके पास ना कोई भी बर्निंग एलिमेंट आप ले जाओ, मतलब चाहे माचिस ले जाओ, कैंडल ले जाओ। तो एक स्प्लिंटर कहते हैं, बर्निंग स्प्लिंटर हम लेके जाते हैं, आपकी लैब में भी मिल जाएगा। तो उसमें लैब में बर्निंग स्प्लिंटर बोला जाता है इसको। आप माचिस ले जाओ, ठीक है, जलती हुई कैंडल ले जाओ, मोमबत्ती ले जाओ, उससे भी आपको पता चल जाएगा। क्योंकि जैसे ही अगर वो गैस हाइड्रोजन हुई, जैसे ही आप एक बर्निंग स्प्लिंटर या बर्निंग कैंडल आप उसके पास लेके जाओगे तो वो ना एक्सप्लोड करती है, वो फटती है, उसमें से स्क्विकी पॉप साउंड आती है, एक्सप्लोजन होता है वहाँ पे। अगर आपको पॉप साउंड सुनाई दे रही है मीन्स वो आपकी गैस कौन सी है, हाइड्रोजन है। तो हाइड्रोजन का टेस्ट कैसे करना है, कभी भी आपको कोई गैस रिलीज़ हुई है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो कि हाइड्रोजन है या नहीं है, एक बर्निंग कैंडल ले जाओ उसके पास, अगर पॉप साउंड आती है तो हाइड्रोजन है, नहीं आती तो वो हाइड्रोजन नहीं है, वो और कोई गैस हो सकती है। अब ये रिएक्शंस भी, ये एक्सपेरिमेंट भी देखो, ऐसा नहीं है कि आप घर पे कर लो, किसी भी चीज़ में यूज़ कर सकते हो सकता है वो हाइड्रोजन ना हो, कोई और हाईली फ्लामेबल गैस हो, तो एक्सप्लोजन काफ़ी ज़्यादा भी हो सकता है। तो ये एक्सपेरिमेंट घर पे एडवाइजेबल नहीं होते। नेक्स्ट है टेस्ट फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड के लिए हम एक टेस्ट करते हैं जिसे कहते हैं लाइम वाटर टेस्ट। लाइम वाटर क्या होता है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, एक्वस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है, लाइम वाटर होता है। लाइम वाटर जो होता है वो क्लियर और कलरलेस सॉल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन जब आप इसमें से अगर कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकाल दोगे तो ये लाइम वाटर मिल्की हो जाएगा, मीन्स क्लाउडी सा इसका कलर हो जाएगा, जिसको हम नॉर्मली मिल्की भी बोल देते हैं। तो अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड हुई तो ये कैसा हो जाएगा, मिल्की हो जाएगा। अगर वो गैस कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हुई तो ये मिल्की नहीं होएगा। और वो मिल्की होने का रीज़न भी क्या है, जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से मीन्स लाइम वाटर से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे, जब लाइम वाटर से आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस पास कराओगे तो एक इनसोल्यूबल सब्सटेंस बनता है कैल्शियम कार्बोनेट। देखो लिखा हुआ है इनसोल्यूबल इन वाटर, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा जो कि इनसोल्यूबल होगा। और इसी के कारण क्या होता है, ये मिल्की कलर होता है।
यही मिल्की कलर प्रोवाइड कराता है। ठीक है, तो आई होप आप कार्बन डाइऑक्साइड का भी और हाइड्रोजन का भी टेस्ट सीख गए होंगे कि कैसे हमें कार्बन डाइऑक्साइड का पता करना है और कैसे हमें हाइड्रोजन का पता करना है। ठीक है, अब इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, अगर ये कार्बन डाइऑक्साइड आपने एक्सेस में पास करा दी तो यहाँ पे ये चीज़ नहीं बनेगी, यहाँ पे बन जाएगा कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। मीन्स अगर ऐसा हुआ, ये रिएक्शन आपने पढ़ी होगी, कार्बन डाइऑक्साइड अगर एक्सेस में लिख दें, क्योंकि ये रिएक्शन ना काफ़ी बार आती है, ये रिएक्शन चैप्टर 1 में भी है, ठीक है, और चैप्टर 2 में भी काफ़ी बार पूछी जाती है। COH ट्वाइस कार्बन डाइऑक्साइड पास कराओगे, बनता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, बट अंडर नॉर्मल कंडीशन। अगर आपने एक्सेस पास करा दी, बहुत ज़्यादा ही पास करा दी, तब ये नहीं बनेगा, तब क्या बन जाएगा, CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा। कैल्शियम कार्बोनेट की जगह कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाएगा और ये सोल्यूबल होता है। और ये कैसा होता है, सोल्यूबल होता है। तो इस रिएक्शन को चलो मैं इस रिएक्शन को मैं नहीं डिलीट करता हूँ, ये रिएक्शन आपकी लिखे रहने देते हैं। जो ये नीचे लिखा हुआ है नोट में, ये भी एक्चुअली यही है कि ऑन पासिंग एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू लाइम वाटर मिल्कीनेस डिसअपियर हो जाएगी। एक्चुअली वो मिल्कीनेस किसके कारण थी, COCO3 के कारण, कैल्शियम कार्बोनेट के कारण। लेकिन इस बार कैल्शियम कार्बोनेट तो बना ही नहीं, ये बनता है लेकिन ये और डिसोसिएट हो जाता है। ठीक है, तो इंस्टेड क्या बन जाता है, कैल्शियम बाई कार्बोनेट बन जाता है, जो कि सोल्यूबल होता है, विच इज़ सोल्यूबल। तो आई होप आपको मज़ा आया होगा। और लास्ट में एसिड, जितने भी जो भी आप एसिड देखते हो, वो अगर हम कहते हैं ना एसिडिक है नेचर में, वो कभी अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाता है, वो मॉइस्ट कंडीशन में ही अपना एसिडिक कैरेक्टर दिखाएगा, मीन्स वाटर की प्रेजेंस में ही दिखाएगा। आपने ये NCERT में एक टेस्ट भी किया होगा कि अगर आप HCl गैस जो प्रिपेयर करते हैं, अगर आप उसको ड्राई लिटमस पेपर पे उसका इफेक्ट देखना चाहते हो तो उसका कोई इफेक्ट नहीं देखता है। मीन्स वो ब्लू कलर के लिटमस को चेंज ही नहीं कर पाती रेड कलर में, अगर वो ड्राई कंडीशंस में है। बट जैसे ही आप उसको मॉइस्ट कर दोगे, उस लिटमस पेपर को मॉइस्ट कर दोगे, तब वो ब्लू से उसका कलर क्या कर देगी, रेड कर देगी। ये एक्सपेरिमेंट आपने पढ़ा भी होगा, NCERT में ही है। और यहीं से हमारे पास एक आर्हीनियस कॉन्सेप्ट आता है। आर्हीनियस ने बताया था कि कोई भी एसिड हो, ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कोई चीज़ एसिड है या नहीं एसिड, किसी भी सब्सटेंस को आप वाटर में डाल दो, किसी भी सब्सटेंस को वाटर में डाल दो, अगर वो डिसोसिएट होके H+ आयंस दे रहा है, अगर वो डिसोसिएट होके H+ आयंस दे रहा है, ज़्यादा H+ आयंस मिल रहे हैं, तो वो कैसा होगा, एसिड होगा। वो क्या होगा, एक एसिड होगा। मीन्स जितने भी एसिड हैं, अभी तक हमने डेफिनेशन देखी थी कि एसिड क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। बट अब हमें एक बेटर डेफिनेशन मिल चुकी है कि एसिड्स पानी में डिज़ोल्व होके हमें H+ आयंस देंगे। कौन से आयंस देंगे, H+ आयंस देंगे। तो जो भी H+ आयन देगा वो क्या होगा, एक एसिड होगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपने ये भी पढ़ा होगा C6H12O6, जब इसको आप वाटर में डिसोसिएट कराओगे, ये डिसोसिएट ही नहीं होता, यहाँ से H+ मिलेगा ही नहीं। H+ नहीं मिलेगा तो ये क्या है, ये एसिड नहीं है, ये एसिड नहीं है, कार्बोहाइड्रेट है, आपको पता है इस चीज़ का। तो ये आपका एसिड बड़ी जल्दी कवर हो गया है। ऐसे ही नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस में कवर कर लेंगे और सभी चैप्टर्स को हम ऐसे माइंड मैप्स के थ्रू कवर कर लेंगे, जिससे आपके रिवीजन में हेल्प होगी। और ये सारे के सारे नोट्स आपको ऐसे ही मिल जाएंगे, क्लियर नोट्स मिलेंगे आपको बोर्ड में, इसकी बहुत हेल्प होएगी। इससे आपको कुछ बनाने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको सारे नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक पढ़ते रहो और रिवाइज़ करते रहो।